अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और एक बार फिर रविवार की एक शाम और मैं हाजिर हूं लेकर देश हित में चर्चा। आपने स्लोगन तो सुना ही होगा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब कैसे पढ़ेगा इंडिया। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन सिंघल जी। ये जानी मानी हस्ती है देहरादून की, इनका ज्यादा परिचय का मोहताज भी नहीं है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनुज शर्मा जी और हमारे साथ अभी डॉक्टर संदीप विजय जी भी जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सर, जैसे आपने हमारा विषय तो आज का देखा ही होगा। हमारा आज का विषय है कैसे पढ़ेगा इंडिया। तो मैं कुछ चीजों पर सर आपका ध्यान चाहूंगा, क्योंकि आप कई वर्षों से शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं और इस फील्ड में आपने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि आज कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोरोना जब आया तो सबसे बड़ी जो लॉकडाउन पहले हुआ वो हुआ हमारे स्कूल और कॉलेजेस पर। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं पढ़ाई को बहुत अफेक्ट किया उसने। तो हमें क्या चेंजेस अब सिस्टम में लाने चाहिए, क्या हमारी नई पॉलिसीज होनी चाहिए, इसमें किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। मैं कुछ चीजों पर आपका ध्यान चाहूंगा। जैसे नई शिक्षा नीति क्या होनी चाहिए, ये शिक्षा नीति शिक्षण संस्थाओं की तरफ से क्या होनी चाहिए, अभिभावकों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, शिक्षकों की अब क्या नई जिम्मेदारियां होनी चाहिए, छात्रों की किस तरह की अब जिम्मेदारियां होनी चाहिए, और सरकारी दिशा निर्देश भी किस तरह के आप उम्मीद करते हैं कि होने चाहिए एक अच्छी शिक्षा सुचारू रूप से फिर से चलाने के लिए। जैसा अभी ने देखा कि सरकार को हमारे एग्जाम स्थगित करने पड़े और जो एक मूल आधार होता है बच्चे को चेक करने का कि उसने पूरे साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो वो हम नहीं चेक कर पाए, एग्जाम के बेस पे मार्क्स देने पड़ेंगे। तो आगे भी आपदा कभी आ सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार होना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो चीज आपको चैलेंज देती है वही आपको चेंज करती है। इससे पहले हम अनुज शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि वैसे भी अपने क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। सर, आज का कॉन्सेप्ट क्या देंगे? मेरा मानना है कि वैसे तो मैं सर इतने सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं और जो भी बता रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेवेंस है। लेकिन जो आपका टॉपिक है, जो आपका चर्चा का विषय है कि पढ़ेंगे कैसे, इंडिया बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, उसको अगर हम प्रारूप में देखें तो जो कोरोना है, ये जो चल रहा है महामारी का काल, ये एक्चुअली एक समस्या है और वो समस्या हमें पता नहीं थी कि इस तरह का कुछ होने वाला है। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह से चीजें बदल जाएंगी। हम लोग अपने ट्रेडिशनल वे में ही बात कर रहे थे और जैसा चल रहा था नॉर्मली उसी के हिसाब से हम लोग लगे हुए थे अपने कामों को आगे बढ़ाने में। अब जहां तक शिक्षा की बात है और जो अभी का परिवेश है हमारा, जिसमें हम चल रहे हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है तीनों चीजों की बड़ी अहम भूमिका है। चाहे वो शिक्षक हो, या फिर आप अभिभावक की बात करें, या फिर बच्चों की बात करें जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें मैं कहीं ना कहीं जोड़ूं तो इन सब के पीछे एक सिस्टम है, चाहे वो सरकारी है या फिर वो प्राइवेट सिस्टम है जिसको हम निजी सिस्टम कहते हैं। क्योंकि हम इंडिया में अभी भी बात कर रहे हैं तो 65% से ज्यादा लोग जो है अभी भी सरकारी संस्थाओं में ही पढ़ रहे हैं और 30-35% लोग निजी संस्थानों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा की बात हो या फिर वो चाहे उच्च शिक्षा की बात। अब 65% लोगों की अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं कि निजी संस्थानों में तो अभी भी फिर भी बहुत कुछ अपने रूटीन पे काम चल रहा है। जैसे मैं जिस संस्थान में काम करता हूँ वहां लगभग वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और अब बच्चों की जो बैक पेपर्स की परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। तो मतलब वहां पर एक तरह से जो एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरी तरह से अपने उसी फ्रेम में चल रहा है जिस फ्रेम में उसको निर्धारित किया गया था। लेकिन अगर आप बात करें स्कूल, प्राइमरी स्कूल की, या देख ही रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड वगैरह स्कूल्स में, उसमें अगर आप देखेंगे तो परीक्षाएं जो है स्थगित कर दी गई है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम उनके पास नहीं है जिसमें वो परीक्षाएं अपनी सुचारू रूप से संचालित कर पाए। क्योंकि उनको लगता है कि अगर गलत तरीके से परीक्षाएं संचालित की गई तो कहीं सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क ना लग जाए। उससे बेहतर है कि कुछ ऐसा एक नया विकल्प तलाशा जाए जिसकी वजह से उनका जो मूल्यांकन है
वो इस तरह से निर्धारित हो जिससे कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, क्योंकि ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आने वाली है कि अगर सपोज आपके 2 पेपर कैंसिल हो गए और 4 पेपर में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उन 2 पेपर जो बचे हुए थे उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा आने वाला था, लेकिन उन दोनों पेपर जो स्थगित किए गए हैं जिसमें आपकी परफॉर्मेंस आप मान के चल रहे थे कि अच्छी आएगी, उनका मूल्यांकन पुराने वाले पेपर के मूल्यांकन के आधार पर कर दिया गया। तो अल्टीमेटली आपका बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि आप ऐसा मान रहे थे कि मैं आगे वाले पेपर जो हैं वो मेरे जिनमें मैं काफी निपुण हूं, उन पेपर में मैं काफी अच्छे स्कोर कर सकता हूं। तो सरकारी जो मैं बात कर रहा हूं 65% लोगों की, वहां अभी भी जहां हम सरकारी संस्थाओं की या सरकारी सिस्टम की बात कर रहे हैं वहां हम बहुत पीछे हैं। लेकिन जहां हम 35% लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या हायर एजुकेशन हो, वहां हम फिर भी काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर है। रही बात अगर हम बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक भी उसको भी नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ आएगा और हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अब जहां तक प्रैक्टिकली अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूं ऑनलाइन क्लासेस की, तो जैसे सर नवीन सर ने बताया कि आपका जो आई टू आई कांटेक्ट है वो आपके शिक्षा ग्रहण करने में एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। उससे बच्चे के मानसिक जो स्थिति है उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है कि आप उसको किस तरह से इस आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आई कांटेक्ट नहीं है, आपकी वार्तालाप सीधी नहीं है, तो आप उसको जो बता रहे हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जो आप बता रहे हैं वो पूर्णतः ग्रहण किया जा रहा है या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो शिक्षा का हमारा मूलभूत जो उद्देश्य है वो है बच्चे के मस्तिष्क का निर्माण करना, आने वाली समस्याओं के लिए उसको तैयार करना ताकि वो योद्धा की तरह लड़ सके। हमारे संस्कारों का, हमारे जो पारिवारिक जो संस्कार हैं, हमारा जो धर्म है, हमारा जो कल्चर है, उसको उसके अंदर इनकलकेट करना ताकि आने वाले भविष्य में वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और विश्व पटल पे वो ये बता सके कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति निर्माण में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम हम लेके चल रहे हैं, हम लोग सभी काम कर रहे हैं, मैं भी है और भी लाखों संख्या में लोग टीचर लगे हुए हैं, लेकिन मेरा अपना प्रैक्टिकल जो अनुभव है उसमें मुझे लगता है कि हम 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कारण है उसका कि अगर मैं खुद आपको लेक्चर दूं और आपकी समझ में ना आए, समय भी व्यर्थ गया, क्योंकि आजकल की जो एजुकेशन है वो आप उसको पुराने जमाने की एजुकेशन से आप कंपेयर ना करें कि जब आश्रम में जाते थे और खाना भी गुरुजी ही खिलाते थे। आजकल की एजुकेशन में अगर अभिभावकों की दृष्टि से बात करें तो अभिभावक भी परेशान है कि अपना काम छोड़ के अपना मोबाइल बच्चे को दिया हुआ है, इंटरनेट का अलग से खर्चा बढ़ गया है, और वो जब देख रहे हैं कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो उनकी खुद की समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे की कैसे आएगा। तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। अब मैं सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो सरकार ने एनपीटीईएल और सत्यम जैसी संस्थाएं खड़ी की हैं जिन पे वीडियो लेक्चर्स आईआईटी के प्रोफेसर्स के हैं। तो अगर आप वहां देखेंगे तो वहां एक विजुअलाइजेशन है, प्रैक्टिकली जो चीज वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं उसका विजुअलाइजेशन वो करने की कोशिश करते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप नॉर्मल आर्ट सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल में अगर आपका रिलेवेंस नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल लर्निंग से तो वो सिर्फ समय की बर्बादी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सिर्फ अगर हम इसको क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब अगर आपकी सामने वाली टीम ज्यादा स्कोर बना देती है तो आपकी रणनीति आपको उसी हिसाब से बनानी पड़ती है कि हमें ओपनर की बैटिंग कैसे करेंगे, हमें तेज खेलना पड़ेगा, विकेट भी नहीं गिरने हैं। तो ये जो समय है, इस समस्या को अगर हम देखें तो ये अभिभावकों के लिए भी एक समस्या है, शिक्षकों के लिए भी एक समस्या है और संस्थानों के लिए भी एक समस्या है। अब हमें इस पे बात करनी है तो हमें बात इस पे करनी है कि इस समस्या से हम आगे कैसे बढ़ें, इस समस्या से हम अपने आप को कैसे निकालें, और इस समस्या को हम कब तक, हमें ये बताना पड़ेगा हमें कि अगर ये 6 महीने चलती है तो हमारा आगे का भविष्य किस तरह से हम आगे बढ़ाएं शिक्षा का, सरकार का उसमें क्या रोल रहेगा। सरकार जो मुझे लगता है कि सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है, टीचर्स अपॉइंट करती है, लैब्स बनाती है, रिसर्च के लिए फंडिंग देती है, डीएसटी एसईआरबी जैसे आपके संस्थाएं हैं, लेकिन सरकार भी पूर्णतः अभी तक नहीं समझ पा रही है कि इस बीमारी से हम कैसे निकले। और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का है नहीं
केवल स्क्रीन पे आना और दूसरे को समझाना केवल एक पर्याप्त समाधान नहीं है। समाधान ये है कि जो हम समय देख के चल रहे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य में हमारी कितनी पकड़ हमारे अपने अनुरूप बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मुझे जहां तक लगता है कि अगर हम इसको 6 महीने के हिसाब से देखते हैं तो हमें बताना पड़ेगा कि हमें 6 महीने इसमें कैसे रहना है। जैसे हमें मास्क की ट्रेनिंग दी जा रही है, पीपीई की दी जा रही है, तो शिक्षा में भी हमें क्या करना चाहिए। इससे हमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बायजूस का और वेदांतु का। उन्होंने जो लेक्चर्स बनाए हैं आप उनको देखिए, वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और उसमें उन्होंने क्या दिखाया है कि वो पहले बच्चे को विजुअलाइजेशन दिखाते हैं कि जनरली ये चीज प्रिंसिपली कैसे काम कर रही है। बच्चा जब उसे देखता है तो उसका इंटरेस्ट बनता है, फिर जो उसकी वॉइस रिकॉर्डेड है, वॉइस ओवर है, वो उसके दिमाग में उस विजुअलाइजेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ आती है और बच्चे को समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा रिलीवेंस विजुअलाइजेशन है वो मिसिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि हम 10% भी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी तरह से उपस्थिति ना हो या इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, या फिर कह लीजिए कि शिक्षक भी उस तरीके से तैयार नहीं है। शिक्षकों को कहा जा रहा है कि आपको ये लेक्चर लेना है तो वो अपना लेक्चर तैयार करते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर बनाया जाए और उसमें प्रॉपर एविडेंस के तौर पे उस विजुअलाइजेशन को इफेक्ट के साथ दिखाया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा और बच्चों में उसका इंटरेस्ट बनेगा। और ये समस्या ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। 6 महीना साल भर आना फिर भी उसी तरह से है जैसे हम दाल रोटी पे आते हैं, भले ही हम पनीर खाएं या समोसा खाएं, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने जो स्कूल बनाए हैं, जो टीचर्स रखे हैं वो स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं खुलेंगे। होना फिर से वही है, हम डर्रे पे वहीं से आना है। लेकिन देखना यह है कि ये जो समय है, इस समय को हम कितने अच्छे तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस मुसीबत के समय में। ये एक मेरा मायने में अपना एक विचार है जो मैं बाकी सब लोगों के सामने रखना चाहता था। और बाकी जाके सब लोगों ने जो बोला वो भी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो प्रैक्टिकली कंटेंट्स हैं, मैंने बच्चों अपने, मेरी बेटी है उसके बारे में भी मैंने देखा, तो मैंने खुद भी सजेशन स्कूल वालों को दिया कि आप बायजूस से बात करें, वेदांतु से बात करें। आपके जो कोर्स कंटेंट हैं वो इफेक्टिव होने चाहिए साउंड सिंक्रोनाइजेशन के साथ। अब ये पीपीटी रिसर्च का एक वेबिनार बनाना, एक ऑनलाइन लेक्चर देना एक अलग चीज है, लेकिन रोज रोज सेशन को आगे बढ़ाना और सिलेबस कवर करना, फिर वो जो क्वेश्चन आता है कि पैडागोगी और लर्निंग आउटकम क्या है, शायद हम वहां फेल हो जाएंगे। तो ये मेरा एक सजेशन था। और कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है इससे हमारी सिंगल सर की बात से मैं भी पूरी तरह सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजों का समाधान है वो, क्योंकि आपकी समस्याएं हैं जुड़ी हुई, और अगर आप उनमें बात करेंगे तो उन समस्याओं से आप अगर शेयरिंग करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका जो मेंटल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज करेंगे, यानी कि आपको रिलीफ मिलेगा। तो बच्चों से बात करना और बच्चों से इंटरेक्ट करना कहीं ना कहीं उनकी समस्या का एक समाधान तो है। लेकिन अगर हम स्कूल वाले बच्चों की बात करें तो जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें स्कूल्स वगैरह में, मैंने पहले भी कहा कि 65% बच्चे अभी भी प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते हैं सरकारी, और उनके यहाँ मोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। इंटरनेट तो बहुत आगे की बात आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मजदूर तबके के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास मोबाइल ही उतना स्मार्ट नहीं है, उनके पास वॉइस कॉल के एनेबल्ड टाइप का मोबाइल सेट, उनकी एजुकेशन अभी 1% भी आगे नहीं बढ़ी है। सोचना सिर्फ इस बात का है। और सरकार जो काम करती है वो करती है उस व्यक्ति के लिए जो सरकार के लिए सबसे अंतिम व्यक्ति होता है, जो सबसे नीचे होता है, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पुअर लाइन। जो 35% लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, अपर मिडिल लेयर में आते हैं, वो तो किसी न किसी तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि ऑनलाइन में अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन आइए, पर स्वास्थ्य के रूप से भी इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि बच्चे की जो हेल्थ है, उसका जो पोस्टर है, लाइफ स्टाइल है, वो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को इसके दुष्परिणाम आगे जो आउटकम आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, वो अभी नहीं आएंगे, 10-5 साल बाद आ सकते हैं कि ज्यादा टाइम बैठने से, ज्यादा टाइम स्क्रीन को देखने से। और इसका मिसयूज भी है,
आपको बच्चा कह रहा है कि मैं स्पीकर लगा के क्लास देख रहा हूँ, कमरा बंद करा हुआ है, और पता लगा कि वो वीडियो गेम कर रहा है, चैटिंग कर रहा है। तो कई सारे सवाल भी हैं। दूसरा जो सवाल है सबसे बड़ा, कि जो लर्निंग आउटकम है और जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, वो कितना पूरा हो रहा है, इसकी गारंटी किन पैरामीटर पे कर रहे हो। मींस असेसमेंट क्या है आपका। ऑनलाइन असेसमेंट का 1% भी क्रेडिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीबीएसई अब तक कंडक्ट करा चुका होता। किसी भी अगर एग्जाम को कंडक्ट कराना है तो आपको सर्विलेंस में कराना पड़ेगा। आप किसी भी अच्छे एग्जाम में जाइए, AIEEE का हो, JEE का हो, तो आप एक सेंटर एलोकेट करते हो, वहां पे कैमरे लगते हैं, आपका मोबाइल बाहर रखा जाता है। अभी क्या है कि आपके सारे सिस्टम वॉइस अनेबल्ड है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन उसको दिया है असेसमेंट के लिए, वो अपने मन से दे रहा है या फिर कहीं से चीटिंग कर रहा है। तो आपने अपना काम कर दिया है, लेकिन जब बच्चा एग्जाम्स में जाएगा 1 साल 2 साल बाद, तब पेरेंट्स को उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि पेरेंट्स को लगेगा कि जो कहीं ना कहीं वीकनेस रही है वो पता नहीं लगी उस समय पे, पर आज बच्चा वो फेस कर रहा है और वो फेल हो रहा है, क्योंकि केवल यही पास करना एक समस्या नहीं है। आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये एक समस्या है, ये तो हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आप थोड़ा सा अब जो इसका समाधान ये है कि बजाय ऑनलाइन क्लास लेने के, एक चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के अगर हम ना करें और लाइव कैमरा हम क्लासेस दें और बोर्ड को हम इंटरेक्टिव बनाएं, जैसे संदीप सर ने कहा, और बिल्कुल एनपीटीएल के मोड में हम काम कराएंगे। एक स्क्रीन लगा हुआ है, आईसीटी एनेबल्ड जो क्लासरूम है, आई थिंक वो इसका सबसे बड़ा एक वो है। और जो कंटिन्यूअस असेसमेंट है उसमें हम, जैसे मैंने अभी देखा, वेल्लोर वीआईटी का एक स्टूडेंट था, उसका 30 मिनट्स का ऑरल असेसमेंट हुआ है। मींस फेस टू फेस क्वेश्चंस हुए हैं और उससे बच्चे से ऑरल ही आंसर एक्सपेक्ट किया गया, और उन एक्सपेक्टेशन, उन आंसर के बेसिस पे उसको असेस किया गया, न कि किसी ऑनलाइन एग्जाम पे। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि हमें अपनी मेथोडोलॉजी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। अभी अगर मैं आपको एक बोर्ड पे, ऑनलाइन स्क्रीन पे कोई डेरिवेशन देता हूँ, अब यहाँ पे एक शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अपनी ऑनलाइन क्लास शेड्यूल करने से पहले उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस करे और जानने की कोशिश करे कि कम से कम डाउट सेशन क्लियर किए जाए। उसके बाद एक डाउट सेशन रखा जाए जिसमें 15 मिनट 20 मिनट फॉलोअप लिया जाए कि बच्चे ने, जो मैंने क्लास दी है इंटरेक्टिव मोड में, क्या वो क्लास में बच्चे ने अटेंटिवली अटेंड किए, क्या बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके अगर क्वेश्चंस हैं तो वो राइटिंग में आपको मेल कर सकता है, आप उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसको असाइनमेंट दे सकते हो, आपको राइटिंग से पता लग जाएगा एटलीस्ट कि वो क्या सोच रहा है। आपके क्वेश्चंस का मेथड जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, आप उसकी एनालिटिकल पावर जज करें कि ये क्या सोच रहा है। कुछ बुकिश क्वेश्चन ना देके आप अपने एनालिटिकल क्वेश्चन दें कि भाई आप इस पे क्या व्यू रखते हैं अपने। तो मेरा ख्याल में थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा और शायद हम ऑब्जेक्टिव अपना कर पाएंगे। मतलब एक फाइटिंग है, एक समस्या है और उसके सॉल्यूशन भी हमें ही निकालने हैं, और सॉल्यूशन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन सोचना डिफरेंट पड़ेगा, क्योंकि बीमारी भी डिफरेंट है और लड़ाई भी डिफरेंट है, तो सॉल्यूशन भी ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा। यही मेरा कहना था। जी मैं आशीष जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 1 सेकंड ले सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल सर, आदेश करो। मेरा एक लास्ट में मैं बोलूंगा, शायद मेरे दोनों सीनियर्स हैं और बहुत ही, मतलब मैं, मेरे ऊपर इन्हीं दोनों का आशीर्वाद भी है, तो मैं मानता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ इन सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज आती है समझ में कि जो शिक्षक है आज के टाइम में, चाहे वो संस्थान की नजर में हो या अभिभावकों की नजर में हो या वो अपनी खुद की नजर में हो, वो सही में आज की डेट में एक नेशनल बिल्डिंग अप्रोच और एलिमेंट के रूप में जाना जा रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है और अच्छा आउटकम देना है, और पेरेंट्स की और स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशंस पे अपने आप को, क्राइटेरिया पे अपने आप को फुलफिल करना है। लेकिन मैं अगर बात बताऊं तो शिक्षक जो है एक फाइटर है आज के टाइम में, क्योंकि उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। पर मेरे को यहाँ शिव खेड़ा की एक जो लाइन है वो मैं कोट करूंगा कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो यहाँ पे जो आता है कि हमें चीजों को अलग से करके इस लड़ाई को कैसे जीतना है, वो एक इस समस्या का समाधान है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है। अगर हम वही फिलोसफिकल और ट्रेडिशनल वे में बात करेंगे, सिर्फ स्क्रीन पे आने के लिए या सिर्फ इंटरेक्ट करने के लिए, विदाउट नोइंग द इंटरेस्ट ऑफ
द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक क्राइम है। तो मैं बाकी सभी शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा कि अपने आप को इस समय में इतना स्ट्रांग बनाएं और इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करें कि सोसाइटी में ये मैसेज जाना चाहिए कि आज जो चीज आई थी वो सिर्फ इन नेशनल बिल्डिंग जो करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, अभिभावक, शिक्षक हैं, इनकी वजह से हमारे बच्चों ने आने वाले टाइम के लिए अपना भविष्य सुरक्षित किया। यही मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत सभी लोगों का। सर आप सभी को मैं एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े और इतने इम्पोर्टेंट विषय पे आपने बात की। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद सभी को। नमस्कार। 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 जय हिंद सर। जय हिंद। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है, आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम अपनी चर्चा में सम्मिलित करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप हमें किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। तो हर रविवार मैं आपके सामने आता रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।